नमस्ते नमस्कार। देखिए आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी 9th क्लास का ज्योग्राफी, जी हाँ, पूरा नहीं है, और भी वीडियोज इस पर आएंगे। इसमें 118 पन्ना है, 112 पेज का लगभग आपको मिलने वाला है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपको पता भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आप नहीं भी जानते होंगे। यह वीडियो को आप रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं। अगर मेंस की तैयारी में लगे हैं तो रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए अक्सर होता क्या है कि विद्यार्थी समझता है कि इजी प्रश्न मैं गलत नहीं करूंगा, ये सब तो मैं जानता हूं। परीक्षा भवन में होता है क्या कि एक दो इजी प्रश्न भी हर सब्जेक्ट से गलत करना शुरू करेंगे तो कम से कम 5-7 प्रश्न 8 प्रश्न गलत कर देंगे, और वही आपके रिजल्ट में बाधा उत्पन्न कर देता है। तो इजी प्रश्नों को भी गलत नहीं करना है, और एनसीईआरटी का है तो समझ ही रहे होंगे कि एनसीईआरटी की वैल्यू कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। वन लाइनर फॉर्म में इसीलिए लाया हूं कि कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश और देशांतर। देखिए दो चीज होता है। अगर आप ग्लोब को आपने अगर देखा है, ठीक ना, तो एक आपको ये पड़ी लाइनें मिलेंगी, ऐसे 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 मिलती है ना, और एक आपको ये खड़ी लाइनें मिलेंगी इस तरीके की, ऐसे। तो एक होता है अक्षांश, ये होता है अक्षांश जो पड़ी लाइनें हैं, और ये होता है देशांतर जो खड़ी लाइनें हैं। तो भारत की स्थिति आप देखेंगे तो भारत की स्थिति देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे यहां पर मिलेगा आपको। तो यही पूछ रहा है कि ये किस अक्षांश और देशांतर में है। तो अक्षांश ये वाला बताना है, और देशांतर ये यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है, बस यही हमको यहां पर का बताना होता है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार पहले है, तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। ये मान के चले कि 8 से शुरू हुआ और ये 37 तक आया, तो ये वाला हो गया। आगे आएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, ये 68 से 97 ऐसे हो गए, तो दोनों याद रखना है। 8 डिग्री 4 से 68 डिग्री 97 दोनों याद रखना है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 25, 8 4 से 37 6 और 68 7 से 97 25। कौन सी रेखा भारत को लगभग दो भागों में बांटती है? अगर हम देखेंगे भारत की स्थिति तो ध्यान रखिए, भारत जो अगर ऐसा है ना, तो एक कर्क रेखा जो गुजरी है ये ऐसे दो भागों में आपको बांट देगी। कर्क रेखा आपको ऐसे दो भागों में बांट देगी। एक तरफ इधर गुजरात और आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब ऊपर वाला राज्य हो गया, बिहार उत्तर प्रदेश, और नीचे आपका अलग हो गया। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को कर्क रेखा कहते हैं, ये दो भागों में बांटते हैं। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु, देखिए भारतीय संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश को भी आपको शामिल करना है। ये मत कर दीजिए कि ये वाला तमिलनाडु वाला ना, ये नहीं है। आपको ये अंडमान निकोबार में आना है इंदिरा पॉइंट तक, तो ये भी ध्यान रखना होता है। अब ये प्रश्न पूछ दिया गया है कि इंदिरा पॉइंट पर सुनामी कब आया था? तो 2004, 26 दिसंबर 2004 को भयानक तूफान सुनामी आया था। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? भूभाग जो है जमीन, ये कुल क्षेत्रफल कह रहा है पूरे भूभाग जो भारत है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? ध्यान रखिएगा, जो पूरा विश्व, ग्लोब में जो पूरा विश्व है, इसमें भारत ने जितना जगह घेरा है यही क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पूरे विश्व में अगर 100% है तो भारत खाली 2.42% है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। आइए, भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? भारत से 6 बड़े देश और भी हैं। भारत का स्थान आता है 7वां में। भारत का स्थान आता है कैवे में? 7वां में। ठीक है, कौन कौन देश हैं 7, वो भी हम देखेंगे। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर? स्थल, खाली जमीन की बात कर रहा है, स्थल की बात कर रहा है। स्थल की सीमा है ना, जो स्थल की सीमा है तो वो है 15,200 किलोमीटर, जिसमें हम दो भागों में इसको बांटेंगे।
जिसमें समुद्री तट रेखा वाला अगर हम जोड़ लेते हैं अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को मिला करके तो आता है 7516। कहने का मतलब क्या है कि ये हो गया, यहां से तो समुद्र तट है तो ये वाला हो गया 7516, और स्थल वाला ये जो पूरा ऊपर का आएगा ये आपका आ जाएगा क्या 15200। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारत का मानक यमोत्तर किस रेखा को कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम जो है वह भारत के आपको मिर्जापुर से गुजरी है और 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया, कर्क रेखा भी बताया था कि भारत को दो भागों में बांटती है, और ये समय रेखा है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ में काटते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को दोनों हैं जो वो विभाजित करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत का मानक यमयोत्तर रेखा किन के राज्यों से गुजरती है? देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आएगा ना। क्या आ गया? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्य। बाकी कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, वो आपको पता ही है। अक्षांश का प्रभाव किस दिशा में पड़ता है? अक्षांश, तो अक्षांश मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये जो पड़ी लाइन है ये अक्षांश होगा, ये वाला। अक्षांश का जो प्रभाव पड़ेगा वो दक्षिण से उत्तर, है ना। ये दक्षिण पोल होता है, ये 0 डिग्री है। अब हम लोग 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं इधर और फिर इधर बढ़ते हैं, तो भारत के लिए ये दक्षिण से उत्तर, ध्यान रखिए। आइए, भारत से बड़े 7 देश कौन कौन से हैं? भारत से बड़े तो 7 नहीं होंगे, 7वां पर तो भारत ही है, तो 6 ही कर लो। पहला रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका हो गया 4, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया 6 हो गया, और भारत आ गया 7वां पर। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, कहीं कहीं पर ये क्रम आपको उल्टा भी मिल सकता है, ठीक ना, लेकिन मैंने डाटा एनसीईआरटी से उठाया है तो वो ध्यान रखिएगा। ये 7 क्रम है। भारत और यूरोप के बीच स्वेज नहर खुलने से 7000 किलोमीटर की दूरी कमी है, और ये 1869 में बताइए किसका जन्म हुआ था? कौन से महापुरुष हैं जिनका जन्म हुआ था? पश्चिमी घाट पर कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं? पश्चिमी घाट, देखिए यहाँ पर अगर भारत को आप देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पर कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं? तो 3 है। कौन है? दमन और दीव हैं, दादर और नगर हवेली, है ना, और लक्षद्वीप। तो ध्यान रखिएगा। अब तो एक ही हो गया है, हालांकि अब तो एक ही हो गया है ना, नाम उसका बढ़ गया है। चलिए, भारत का कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट दोनों को स्पर्श नहीं करता है? ना वो समुद्र तट से मिले और ना वो किससे मिले, तो ना वो अंतरराष्ट्रीय रेखा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और भी कोई राज्य है क्या तो कमेंट करिएगा। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, तो पंगू राज्य आप लोग जानते ही होंगे, पंजाब, गुजरात, है ना, और राजस्थान, जम्मू कश्मीर। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बंगाल अब मित्र में, आप याद भी ट्रिक से करते हो कि बंगाल आज से असम और नहीं, बांग्लादेश अब मित्र में, बंगाल अब मित्र में नहीं, बांग्लादेश ऐसे। तो अब असम, बंगाल अब है ना मित्र में, ये हो जाता है, बांग्लादेश अब मित्र में। चलिए, पाक जल संधि, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग गौर कर लीजिएगा, नाम इसका वो बन गया है ना, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, तो इसको वो कर लीजिएगा संशोधन, ध्यान रखिएगा। चलिए, मन्नार की खाड़ी, तो ये भारत और श्रीलंका। अच्छा, मन्नार की खाड़ी कहाँ में है? केरल में कि तमिलनाडु में? केरल में कि तमिलनाडु में बताएंगे। तो अगर थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाएंगे तो भाई श्रीलंका के बीच में बता रहा हूं, तो तमिलनाडु है ना इधर, केरल कहाँ है? तो वो थोड़ा याद करने की, मतलब दिमाग को जोर डालिएगा, याद रहेगा। मालदीव किसके दक्षिण में स्थित है? तो मालदीव जो है वो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा के भारत के 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार, तो देखिए, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मित्र हो गया। पा से पश्चिम बंगाल,
र से राजस्थान, मित्र पर, गमछा, गुजरात, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो मित्र पर गमछा झारो बैठ करके, है ना। चलिए अगला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो उत्तराखंड भी बिहार से, सॉरी, उत्तराखंड भी नेपाल से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब नेपाल को छूती हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर दो है, एक है बंगाल की खाड़ी, यह है अरब सागर। तो अरब सागर में वो लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में है वो अंडमान निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण में भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से हैं? तो एक तो यहाँ पर श्रीलंका हो जाता है और एक हो जाता है मालदीव। तो दोनों ध्यान रखिएगा। आइए, भारत में सबसे कम भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो जो क्षेत्र ठोस होता है, यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र ज्यादा है। चलिए, भारत में सबसे अधिक भूकंप, तो ये हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय अभी बढ़ ही रहा है और गंगा के मैदान भी आसपास में है, तो वहां बहुत ज्यादा भूकंप आता है। और ये प्रश्न, दोनों प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत का गंगा का मैदान किस कारण भूकंप के प्रति संवेदनशील माना जाता है? क्यों? क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और हिमालय से निकटता है, इस वजह से यहाँ भूकंप ज्यादा आते हैं। पूर्वी घाट की तुलना में अधिक स्थिर भूभाग कौन सा है? तो पूर्वी घाट की तुलना में ये वाला जो प्रायद्वीपीय है ये ज्यादा है, ये ठोस सख्त है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। तो पूछ सकता है परीक्षा में कि प्रायद्वीपीय पठार किसका बना है? तो आग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित शैलों से। हिमालयी क्षेत्र में अधिक भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? तो हिमालयी क्षेत्र में जान ही रहे कि दो प्लेटें टकरा रही हैं, इस वजह से। और एक कारण मैंने बता दिया, ये गंगा का मैदान में आने का कारण, कि हिमालय की ओर जब आ रहा है टकराने से, तो हिमालय से निकटता होने की वजह से, और जलोढ़ मिट्टी का इधर क्षेत्र है, तो उत्तर भारत में भी प्रभाव ज्यादा है उसका, है ना। चलिए, भारत का सर्वाधिक स्थिर भूभाग, तो ये डेक्कन पठार बता ही दिया हूं। भूकंप की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील है? तो ये उत्तर पूर्वी भारत, हिमालयी क्षेत्र। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित नहीं है, देखिएगा, माउंट एवरेस्ट अक्सर लोग समझते हैं कि तो भारत, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है भाई, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। महाकाल भी भारत में नहीं है, धौलागिरी भी भारत में नहीं है, अन्नपूर्णा, ये सब नेपाल में है, ध्यान रखेंगे। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है, तो भारत में कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी भी भारत में है। महान हिमालय का क्रोड बना है ग्रेनाइट का, जो ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय है, पूछ सकता है कि इसका क्रोड किस चीज का बना है? ग्रेनाइट का। कमेंट करिएगा कि आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, चूंकि अभी 9th क्लास का है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको जानने वाला मिलेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 10th वाले में जाएंगे तो प्रश्न थोड़ा सा मिलेगा, और भी शानदार शानदार प्रश्न आते भी हैं एग्जाम में यहाँ से। धौलाधार एवं महाभारत श्रेणियां हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये लघु हिमालय वाले भाग में स्थित है। देखिए, हिमालय को आप बांटे थे 4 भाग में, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, ऐसे बांटे थे आप। तो ये लघु वाले में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? लघु वाले में। चलिए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां किस भाग में है? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू भी ये तीसरे वाले में है, इसमें है, लघु हिमालय में। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून किसके बीच है? तो ये हिमाचल हिमालय तथा शिवालिक हिमालय, मतलब ये लास्ट वाला इनके बीच में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो ये है दिहांग। देखिए, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ऐसे, ये ऐसे जो बना है, तो ये हिमालय ऐसे ऐसे है ना, हिमालय ऐसे नहीं है, ये धनुषाकार है, ऐसे है। तो ये यहां से जो गार्ज बनता है, दिहांग गार्ज, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, पूर्वी सीमा बनाती है। किस गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ ले लेती है? तो यहीं से दक्षिण की ओर ऐसे मुड़ती है, तो ये दिहांग गार्ज तो होता है। ये सब प्रश्न वीवीआईपी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी मैदान जो ये हुआ, ये वाला, इसके पश्चिमी भाग, ये वाला को किस नाम से जानते हैं? तो पंजाब का मैदान जानते हैं। चलिए, गंगा के मैदान का विस्तार किन नदियों के बीच है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो गंगा के मैदान का विस्तार किन नदियों के बीच है? तो घग्गर और तीस्ता, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान ये आसाम में है, जानते ही हो। पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, जब पर्वतों से नीचे उतरते हैं शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है, उसको कहते हैं भावर प्रदेश। क्या कहते हैं? भावर, ध्यान रखिएगा। पर्वतों से जब ढाल पर नीचे उतरते हैं तब।
भावर प्रदेश में विलुप्त होने के बाद नदियां पुनः निकलती हैं, पुनः निकलकर जिस दलदली क्षेत्र में जाती हैं उसको तराई कहा जाता है। भावर में घुस गया, फिर जब निकलेगा वहां जो दलदली क्षेत्र होगा वही होता है तराई। नेपाल की तराई बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है ना। चलिए, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग किससे बना है? तो ये जलोढ़ मिट्टी से, ये तो जानते ही हो आप। उत्तरी मैदान के जिस भाग में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं उसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है, और उस निक्षेप वाले पूरे मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए, निक्षेप को तो कंकर कहा जाता है, लेकिन उस भाग को क्या कहा जाता है? तो भांगर। क्या कहा जाता है? भांगर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कंकर क्या है? तो वो निक्षेप है, लेकिन वो भाग क्या है? तो वो भांगर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, उत्तरी मैदान में नए युवा निक्षेप, तो नए युवा निक्षेप को खादर और पुराने युवा निक्षेप को बांगर, दोनों ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकांश भाग पर फैला है उसको मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार के स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी विस्तार। मध्य उच्च भूमि जो है इसका पूर्वी विस्तार जो है ये वाला, इसको बुंदेल या बघेल खंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दक्षिण के पठार की आकृति, तो दक्षिण का पठार, अगर भारत का नक्शा आप देखेंगे तो दक्षिण का पठार देखिए ऐसे है। ये क्या हुआ? त्रिभुजाकार हुआ कि नहीं हुआ? कहेंगे हाँ बिल्कुल सही। गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में आपको 3 चोटियां मिलेंगी यहाँ पर ऐसे देखिए, गारो, खासी और जयंतिया, बीच में है खासी, ध्यान रखिएगा। क्षेत्र कहाँ है? तो ये मेघालय में। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? पूर्वी घाट ये वाला से ये वाला, तो ये महानदी घाटी से नीलगिरी घाटी, यहीं पर नीलगिरी घाट है, 3 राज्यों में फैला हुआ। चलिए, चिल्का झील उड़ीसा में है, जानते ही हो आप, महानदी डेल्टा के दक्षिण में। तो पूछ सकता है कि चिल्का झील उड़ीसा में है, यह स्थित है महानदी डेल्टा के उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे कि महानदी डेल्टा के साउथ दक्षिण में। लक्षद्वीप का नाम कब पड़ा? लक्का द्वीप पहले था ना, तो ये 1973 में। पिटली पक्षी द्वीप, ऐसे पूछा हुआ है प्रश्न ये बिहार दरोगा में। पिटली द्वीप, तो ये लक्षद्वीप में ही है, पक्षी वाला द्वीप है। प्रवाल का विकास उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र में होता है। प्रवाल का विकास उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्म ना, उष्ण मतलब गर्म, ध्यान रखिएगा। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। देखिए, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तो ये देखिए गुजरात से अगर यहाँ चलेंगे तो ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये वाले पूरे भाग को कहते हैं प्रायद्वीप। अब पूछता है अंतरीप क्या होता है? तो किसी प्रायद्वीप का वह नुकीला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, ये वाला, ये होता है अंतरीप। ये ओवरऑल की बात करोगे तो प्रायद्वीप, और ये बस पॉइंट की बात करोगे तो ये अंतरीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है, जानते ही हैं। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो गंगा की है, ब्रह्मपुत्र नहीं होगी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत। ठीक है, जो एक्चुअली जगह है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। सिंधु नदी का कहां से, वो जगह निकट फिकट वाला नहीं चलेगा एग्जाम में, उस जगह का नाम बता दीजिए जहां से निकलती है। चलिए, जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा ये सिंधु की सहायक नदी है। जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलेगी, कहां निकलेगी? तो ये अटक के पास, अटक नहीं, अटक के पास। ठीक है, देखिए, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, सतलज ब्यास रावी चिनाब झेलम। ठीक है, किस नदी में मिल जाती है? तो ये सब सिंधु की सहायक ही नदियां हो जाएंगी, सब सिंधु में मिल जाती हैं। सिंधु जल समझौता ये पूछता है 1960 में हुआ था। गंगा की मुख्य धारा जो है वो भागीरथ के नाम से जानी जाती है। गंगा की मुख्य धारा जो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा की मुख्य धारा में अलकनंदा यानी कि भागीरथी में अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो ये देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है देवप्रयाग में। गंगा नदी, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़ती है और मैदानी भाग में कहां में प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार में। कहां में? हरिद्वार में प्रवेश करती है, ध्यान रखिए।
इस 112 प्रश्न में से अगर दो ही प्रश्न आ गया तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वैसे प्रश्न आ जाएगा जो आप सामान्य किताब में नहीं पढ़ते हैं, उस प्रश्न को आप देख लेंगे। वह नदी जो हिमालय क्षेत्र से निकलती तो बट बहुत है, लेकिन ये इसलिए प्रमुख है कि देखिए अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ये हिमालय क्षेत्र से जो निकलती है वो इधर ही मिलती है, बाएं साइड में, गंगा के बाएं साइड में। गंगा ऐसे गुजरा है और बाकी नदियां ये बाएं साइड में, लेकिन यमुना है निकल के दाहिने साइड में मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, वह नदी जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है और दाहिने साइड में गंगा में आके मिलती है वह है यमुना। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को नोट करना है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु, बाप रे बाप, बहुत तगड़ा सवाल है ये पूछ दिया है 1275 में, बच्चे चित्त हो गए थे भाई। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु, तो ये फर्क का आप किताब पढ़ते रह जाएंगे, नीली बुक पीली बुक नहीं मिलने वाला है ये सब प्रश्न भाई, ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं 112 प्रश्न है, इसमें से 2 ही 4 प्रश्न हैं जो तगड़े आ जाएंगे और आपका काम बना देगा। इसीलिए रिवीजन के पर्पज से सारे क्वेश्चन को देखिए। अब वो 2-4 प्रश्न कौन है यही नहीं पता है, तो प्रश्न जो आप स्थिति देख ही रहे होंगे ये सब प्रश्न। चलिए, गंगा पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल के कहां तक बहती है, तो ये फरक्का तक। देखिए प्रश्न यही है, लेकिन इस प्रश्न को आप एकदम नोट कर लीजिए। गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के कहां तक बहती है, तो ये फरक्का तक बहती है। गंगा नदी भागीरथी तथा हुगली को 2 भागों में कहां में बढ़ती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न यही है लेकिन तगड़ा प्रश्न है, कह रहा है गंगा नदी भागीरथी तथा हुगली 2 भागों में कहां बढ़ जाती है, तो ये फरक्का के पास। तीनों प्रश्न याद रखिएगा। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होती है, लेकिन उससे पहले ये मेघना नाम से जानी जाती है। विलीन होने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना नाम से जानी जाती है, ये पॉइंट को नोट करना है। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे तेजी से प्रगति करने वाला डेल्टा सुंदरबन। देखिए आपसे पूछेगा सबसे बड़ा डेल्टा, आप जानते हैं सुंदरबन, बट आपसे पूछ दे कि सबसे तेजी से प्रगति करने वाला डेल्टा, तब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा परेशान हो जाता है कि सबसे तेजी से डेवलप करने वाला डेल्टा कौन होगा, तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी नजर आती है। यहाँ भी सुंदरबन डेल्टा ही होगा, तो ज्यादा यहाँ चौंकने की आवश्यकता नहीं है। आइए, कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये ऐसे ही प्रश्न छपता है बिहार दरोगा में। अंबाला नगर है सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तो चोमा युगडुंग हिमनद तिब्बत से, ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग राज्य, बता ही चुका हूं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में तथा बांग्लादेश में क्रमशः किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में तथा बांग्लादेश में, तो तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना, यमुना नहीं जमुना, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है ना, किस नदी पर है ये भी बताना है आपको। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण किसके द्वारा, तो ये पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। चलिए, पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली 2 प्रमुख नदियां, ये पश्चिम घाट है, यहां से पश्चिम की ओर बहती है, ये 2 नदी हैं नर्मदा और ताप्ती। और जान लीजिए ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं, तो ये भी पूछता है। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक, कहीं कहीं पर दूसरा भी देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। धुआंधार प्रपात ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम तो ये मुल्ताई मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का डाटा है मेरे भाई, ये सब कुछ। ताप्ती नदी किन राज्यों से होकर बहती है, तो ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी है, ये साबरमती, नर्मदा, माही और ताप्ती। चलिए, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी ये है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल लंबाई क्रमशः, तो उद्गम निकलता है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से और लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी में आता है। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी इसी का है। देखिए, अगर ओवरऑल भारत का अपवाह तंत्र का बात करोगे तो गंगा का होगा, लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भाग का बात करोगे तो गोदावरी का होगा। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। देखिएगा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब गोदावरी की है। अब देखिए, जिस तरीके से गंगा का पूरे ओवरऑल भारत में बता रहा था कि सबसे बड़ा द्रोणी है
गोदावरी का भी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। महानदी का उद्गम स्थल है ये सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ में है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी की लंबाई ये लगभग 1400 किलोमीटर है, मतलब गोदावरी से ये छोटा है ना। चलिए, कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी तो तुंगभद्रा, घाट प्रभा, भीमा, मूसी, कोयना। तुंगभद्रा, घाट प्रभा, भीमा, मूसी, कोयना। और बेनगंगा, पेनगंगा, ये सब किसका? तो ये सब गोदावरी का, और ये कृष्णा का हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। क्या है? कावेरी कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? अमरावती, देखिए ये वत्ती लगा होगा ना, ये जानिएगा कावेरी। अमरावती, हेमावती, भवानी और कावेरी, ये कावेरी की है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात तो ये शरावती, शरावती कर्नाटक में ना। चलिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात तो जोग या गरसोप्पा भी कहते हैं इसको। चलिए, या देखिए एनसीईआरटी में तो यही दिया है, अन्य किताब में कुछ और भी दे सकता है, तो एक बार इसको भी आप वो कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी का डाटा है मैं उसमें छेड़छाड़ इसमें नहीं किया हूं। वुल्लर झील का निर्माण किस ऐसे हुआ है? तो ये भूगर्भिक क्रियाओं से हुआ है। आखिरी पेज है ये। भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील पूछ रहा है, बनावटी नहीं, प्राकृतिक जो खुद बना है, यह है वुल्लर झील। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। देश में नदी सफाई का कार्यक्रम 1985 में शुरू। ये एनसीईआरटी देखेंगे तो ये बॉक्स में दिया हुआ है, वो बॉक्स वाला पॉइंट है, ये नोट करिएगा। चलिए, है ना। आइए, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 1985 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना ये 1995 में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। हुसैन सागर झील ये हैदराबाद में है। निजाम सागर झील तथा नागार्जुन सागर झील ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। निजाम सागर तथा नागार्जुन सागर। 112 प्रश्न, 112 इतने सवाल लाया था, मैं कोशिश किया कम से कम समय में इसको निपटा दूं। एक चीज बता दीजिए, 112 अनुच्छेद किस संविधान में अगर पढ़ेंगे तो 112 अनुच्छेद में क्या है, बस ये कमेंट कर दीजिए। कैसा लगा आज का वीडियो, और क्या इसी तरीके से 3-4 वीडियो और भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूं? अगर कमेंट में हाँ आएगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, अगर कमेंट में आएगा नहीं तो छोड़ दूंगा, क्योंकि पढ़ना आप ही लोगों को है कि नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, नमस्कार।